आज 15 अगस्त की इस पावन बेला पर मेरा समस्त देशवासियों को जय हिंद, जय भारत। सभी को राम राम, राधे कृष्णा, शास्त्रीय काल, वाहे गुरु। सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज 15 अगस्त का ये पावन दिन हमें साल में एक बार मिलता है और इस दिन को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। मैं थोड़ा सा विस्तार में जाते हुए इस दिन की जो गाथा है, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को जो मेरा देश आज़ाद हुआ था, इससे पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था और उससे भी पहले हमारा देश गुलामी की जंजीरों में विदेशी शासकों के द्वारा उलझा हुआ था। तो वो गुलामी की जंजीरें इतनी भयावह थी कि हमारे देश के अंदर लोगों की वो दशा थी कि मानव मानव न होकर के एक पशु की तरह जी रहा था। शायद आपको इन बातों के बारे में ज़्यादा पता न हो, फिर भी मैं ये बताऊंगा कि उस समय किस तरीके की हमारे लोगों के साथ जास्ती होती थी। हमारे देशवासियों को काले गोरे के भेद में बताकर इंडियंस आर डॉग कहा जाता था, यानी भारतीय कुत्ते। और कुत्ते की क्या दशा होती है, वो दर दर भटकता, ये तो आप जानते ही हैं। हमारा देश, हमारे लिए कोई कानून नहीं, सारे कानून उन्हीं लोगों के लिए थे जिनका शासन था, जो शासन सत्ता चलाते थे, उनकी मर्जी के अनुसार उनके कानून थे। हमारे लोगों के पास जो बुजुर्ग थे वो बताते हैं, एक धोती में गुजर कर लिया करते थे, पैरों में चप्पल जूते नहीं हुआ करते थे। इतनी गरीबी में लोग जीते थे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। विदेशी शासकों ने एक ऐसी पद्धति बनाई जिसमें जमींदारी प्रथा को लागू किया, और वो जमींदार हम लोगों के ही बीच का होता था, लेकिन वो हम लोगों से टैक्स वसूल करके उनको देता था। एक तरीके से उनका चमचा हुआ करता था। और ये दुर्दशा करता था वो जमींदार कि आप अपने बच्चे पाल पाएं या न पाल पाएं, आप खा पाएं न खा पाएं, कपड़े पहन पाएं न पहन पाएं, लेकिन उसको टैक्स चाहिए। अगर आपने उसको टैक्स नहीं दिया तो जो आपकी रोजी रोटी का साधन था, जैसे जमीन ही हुआ करती थी और अन्य कोई साधन, तो उससे बेदखल किया जाता था। आज की तरीके से कानून नहीं थे। भयावह स्थिति तो इतनी थी कि आप अपने जानवर बांधने के लिए खूंटे नहीं काट सकते थे, आप पानी पीने के लिए बगैर उनकी रजाबंदी के आप कुआं नहीं खोद सकते थे। ऐसी आप कोई भी अपने लिए व्यवस्था नहीं चुन सकते थे जो उनके बगैर मर्जी के हो। यहाँ तक कि आप अपने अगर खेत में हल चलाने जा रहे हैं, बीज बोने जा रहे हैं, और वो जमींदार या जमींदार का कारिंदा आ जाता है आपके पास, तो आपको अपना सारा काम छोड़ करके उसकी गुलामी करनी पड़ती थी। और समाज को इस तरीके से बांधा गया था कि आप अपनी बुद्धि से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े घोर अत्याचार थे, अगर ज़्यादा विस्तार में जाऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको इसी सूक्ष्म रूप में बताते हुए आगे चलता हूं। इन सब अत्याचारों को देखते हुए हमारे देश के अंदर ऐसे महान क्रांतिकारी वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने इस भेदभाव को देखा, उस छुआछूत को भी देखा, जिस छुआछूत में इतना हमारे ही समाज के अंदर जो भरा हुआ था कि आदमी को आदमी की श्रेणी में नहीं माना जाता था। अगर आदमी की छाया पड़ जाए तो लोग नहाते थे, हमारे इसी देश के लोग, हमारे अपने बीच के ही लोग।
और अगर आपके पास आ भी गया तो दूर से बात करो, कपड़े आप नहीं छू सकते। आप उसके घर पर आकर के दूर धरती में बैठिए। बड़ी यातनाएं थी आदमी के लिए। जब हमारे उन वीर सपूतों ने इन सब बातों को देखा, उनके अंदर एक हृदय के अंदर एक चिंगारी उठी, और वो चिंगारी ऐसी चिंगारी थी कि उनकी ज्वाला धधकती रही, और उन्होंने अपने जान की कुर्बानियां देने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे उन वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए देश को आजाद कराने के लिए, जिनमें हमारे वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र और हमारे चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, तमाम ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सिर्फ इसलिए आहुति दे दी कि उन्होंने देखा मेरे देश में बहुत असमानता है, बहुत बुरी दशा है हमारे देश के लोगों की, तो उन सब विपत्तियों से, गुलामी की जंजीरों से हटाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि 15 अगस्त 1947 को उन राजाओं को जो हमारे ऊपर शासन करते थे, उनको भी इस देश छोड़कर जाना पड़ा। उनकी मनसा पूर्ण हुई और हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन मैं बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था कि मुझे तुम खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी पर झूले, चंद्रशेखर आजाद की बड़ी दर्दमय कहानी है कि उनके माता पिता जब भूख से मर रहे थे, लोगों ने कहा कि आपके माता पिता भूख से मर रहे हैं, आपके पास जो पैसा है उसमें से कुछ पैसा अपने माता पिता को दे दीजिए। तो चंद्रशेखर ने कहा कि आप लोग अगर मेरे माता पिता को खाना नहीं दे सकते तो मैं एक दिन रात में आऊंगा और उनको 2 गोलियां दाग दूंगा, लेकिन इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और उन्होंने नहीं दिया। देश की आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और वो कुर्बान हो गए। हम ये देखते हैं कि उन्होंने इतना सब कुछ न्यौछावर किया, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जो हमारे तिरंगा को शर्मसार करती है, आज हमें कहने में ये बड़ा ही दर्द है कि ये हमारा जो प्यारा तिरंगा उन्हीं वीरों की देन है, उन्हीं क्रांतिकारियों की देन है, जिसके बल पर इस तिरंगे की छांव में आज हमारा देश फल फूल रहा है। लेकिन इस तिरंगा को लहराते हुए हमें आज 78 वर्ष हो चुके हैं। 78 वर्षों में भी हमारे सामने वही चुनौतियां खड़ी हैं, वही आपदाएं आ रही हैं जो पहले जनता के सामने थी। और दिखाई तो ये देता है कि आने वाला समय बहुत ही कठिन आएगा, क्योंकि हम देखते हैं जो भी हमारे देश के ऊपर शासन सत्ता में है, वो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। एक तरफ आजाद चंद्रशेखर जी ने अपने माँ बाप को फूटी कौड़ी नहीं दी, और एक तरफ हमारे देश के जो माननीय हैं, उनका पैसा, जो पैसा है वो इस देश का पैसा है, इस देश के टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है, जो तुमने अपने पास जमा किया हुआ है, और उस पैसे को आपने विदेशों में जमा कर रखा है। और विदेशों में इतना पैसा जमा है कि अगर वो पैसा आ जाए तो मेरे देश की पूरी भुखमरी, कंगाली मिट सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये हमारे और आपके बीच में जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वही हैं। आज कल वो, कल तीसरे, परसों चौथे, बस यही इसी तरीके का क्रम उनका जमावाड़ा लगा हुआ है, और वही ऐसा लोग कार्य कर रहे हैं। मैं सभी से ये पूछना चाहता हूं कि इस पैसे को क्या आप साथ ले जाएंगे? आप आइए, अगर वास्तविक इस तिरंगा झंडा को लहरा रहे हो, बड़े बड़े मंचों से अगर भाषण दे रहे हो, तो आइए अपनी भी कुछ कुर्बानी दो। आपको हम देख रहे हैं, आप शासन सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, पक्ष में हैं, जो भी हैं,
सभी 3-3, 4-4 पेंशनें ले रहे हो और हमारे देश का जो कर्मचारी नौजवान युवा है जो लगा है, उसके लिए आप एनपीएस जैसी व्यवस्था लागू करके उसके जीवन को ध्वस्त कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां आप खत्म कर रहे हैं और संविदा और अन्य प्राइवेट सेक्टरों में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस तरीके से आप देश के नौजवान का खून चूस रहे हैं, जो हमारे तिरंगे का अपमान है। ये तिरंगा जो 3 रंगों से रंगा हुआ है, ये कहता है कि केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई का, हरा रंग है हरे हमारी धरती की अंगड़ाई का, और चक्र ये बता रहा है कदम कभी न रुकेगा। सभी को समानता का संदेश देता है, आगे बढ़ने का संदेश देता है। लेकिन आज हमारे देश के महामहिम लोग धर्म और जाति का ढोंग रचा करके हम लोगों को भटकाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे हम महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवाई, किसी की बात न करके हम उसी में उलझे रहें। इस तरीके का धुआं फैलाया जा रहा है, उस धुआं में सब अंधे हो जाएं और अपनी बात कह ही न पाएं, रोशनी को देख ही न पाएं। ये गलत है, ये हमारे तिरंगा के लिए अच्छा नहीं है। अगर वास्तविक हम इस तिरंगे को सही तरीके से लहराना चाहते हैं और हम लहरा रहे हैं, तो हम अपनी कथनी और करनी में अंतर करें, तभी हमारा तिरंगा ये शाश्वत लहरेगा और हमेशा ऊंचाइयों पर रहेगा। हम देख रहे हैं जो हमारी सेना देश के लिए कुर्बान होती है, जो अपने बीवी बच्चे छोड़ करके सीमा पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, किसी की सुख दुख में अपना हाथ बटाते हैं, उसको भी नहीं छोड़ा गया। आपने उसमें अग्निवीर जैसी नौकरी ला करके तिरंगे का अपमान किया है। और जो शिक्षा विदेशों में जो विकसित देश हैं, उनमें शिक्षा में कोई भी टैक्स फ्री है, शिक्षा कोई भी टैक्स नहीं लगता, शिक्षा फ्री दी जाती है। हमारे यहाँ शिक्षा पर भी आपने टैक्स लगा दिया। कौन से देश को ले जा रहे हैं? कौन से विकसित भारत की बात हो रही है? अगर हमारा देश ये विकसित देश बनने जा रहा है, बताते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, अगर तीसरी अर्थव्यवस्था इस देश की होने जा रही है, तो जो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश में सेवा की है, उनका आपने 18 महीने का डी रोक दिया। क्यों नहीं दिया? ये तिरंगे झंडे की शान को नीचा करता है। जब वो अपनी पेंशन की बात करता है कर्मचारी, आप 3-3, 4-4 पेंशन लेकर के आप सुख भोग रहे हैं और कर्मचारी के लिए पैसा नहीं है। ये तिरंगे झंडे को कहीं न कहीं अपमानित करता है। आइए हम सभी मिलकर के अपने तिरंगे झंडे की शान को ऊंचा बनाएं, आपस में प्रेम और सौहार्द का वातावरण पैदा करें और हम विश्व में ये दर्शा दें कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भारतवासी हैं, हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का जाति या धर्म का कोई भी रुतबा नहीं होगा। हम अपने इस तिरंगा झंडे की शान को रखते हुए इस देश के अंदर छोटी इकाई से लेकर के दहाई और सैकड़ा तक सभी के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे और कहीं भी किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना है तो हर भरसक प्रयास करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे देश का जो भी नागरिक, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, मेरी सभी से ये गुजारिश है कि हम सभी लोग इस तिरंगे के झंडे की अगर शान को ऊंचा रखना चाहते हैं, तो मिल करके हम जहां भी जिस जगह पर हैं, ईमानदारी, कर्तव्य और निष्ठा के साथ अपना कार्य करें, तभी मेरे देश का भला होगा। केवल झूठी भाषणबाजी, झूठे वादों से ये हमारा देश नहीं चलेगा। अगर यही स्थिति रही तो एक दिन हमें कहीं न कहीं नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए आए हम सभी लोग मिल करके इस तिरंगे की शान को ऊंचा करें और अपने उस संविधान रूपी पुराण को आगे लेकर के तिरंगे झंडे की शान को बढ़ाते हुए
आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करते हुए, सौहार्द को कायम रखते हुए आगे बढ़ने की अपील करता हूँ। तिरंगे झंडे की शान में अपना शीश झुकाता हूँ कि हमारा तिरंगा झंडा अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान, जय हिंद।